चैप्टर 14 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब उससे रिलेटेड हमारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तकरीबन तमाम प्रॉब्लम्स को मैंने दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश की है। तो प्रॉब्लम नंबर 14.2 है आपके पास। 14.1 पहले कर चुके हैं आप, तो 14.2 से हम दोबारा से देख लेते हैं इसको कि a cathode ray tube is set up horizontally with its axis north south and surrounded by a magnetic field। तो आपके पास ये डायग्राम मौजूद है, उसमें भी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज 900 वोल्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन टू द स्क्रीन इज 10 सेंटीमीटर एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज 0.45 एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट बाय हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो वो जो डिफ्लेक्शन होगी वो कितना, जो इलेक्ट्रॉन बीम ने की होगी, आप इस एनिमेशन के अंदर भी देख सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर रहे हैं, लेट्स सी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पॉइंटर की मदद से मैं आपको शो कर देता हूँ कि देखिए आपका ये जीरो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, लेकिन जैसे इस पॉइंट को आप अप करते हैं, इनके कोई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट जाने के बजाय क्या कर रही है, वो एकदम से डिफ्लेक्ट हो रही है, एकदम से अपनी पोजिशन को क्या कर रही है, यूं आते आते एकदम से उसकी पोजिशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि वो डिफ्लेक्शन जो होगी, हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव, ये स्पॉट कितना अपवर्ड या डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा, ये आपने बताना है इस प्रॉब्लम के अंदर। और चार्ज टू मास रेशियो आपको दे दी गई है 1.8 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी। ये मजीद इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। पहले जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई होती, मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होती है, तो आपकी ये जो वाइट बीम नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही थी, ऐसे जाएगी। इसे पॉइंटर की मदद से आपको शो कर देता हूँ, ये ऐसे स्ट्रेट मूव करेगी। बट जैसे ही आप फील्ड्स अप्लाई कर लेते हैं तो ये स्ट्रेट मूव करने के बजाय क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो स्पॉट का जो चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट आ रहा है, ये आप लोगों को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा क्या चीज़ दी गई है, आप लोगों को जो चीज़ मेंशन कर दी गई है कि वोल्टेज जो है आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं इस कॉइल के अंदर, वो 900 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। और डिस्टेंस जो है आपका इलेक्ट्रॉन गन से लेकर यहाँ से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस, जिसको हम 20 से डिनोट करते थे, वो 10 सेंटीमीटर है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दी गई है 0.45, और उसके अलावा चार्ज टू मास रेशियो गिवन है। और आपने मालूम क्या करना है, स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव, यानी कि ए फाइंड आउट करना होगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका डाटा बना लेते हैं सबसे पहले। डाटा के अंदर वही चीज़ 900 वोल्ट गिवन है, बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रॉन गन से लेकर स्क्रीन तक के डिस्टेंस को आप 20 से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर, सो कन्वर्ट दिस नंबर इनटू मीटर, जस्ट सिंपली डिवाइडेड बाय 100. Then value of B is also given, unit is very important, Weber per meter square. Charge to mass ratio is also given, and you have to find out the value of A. The value of A is what, the spot movement from the mean position from O to O dash movement is known as spot movement, and it is denoted by A. So first let's see what is the solution. तो सोल्यूशन की जाने पड़ते हैं हम लोग। सोल्यूशन के अंदर एज वी नो दैट कि आर का फार्मूला आपके पास क्या है, b² है। b² फाइंड आउट ए करना है, तो ए को रिप्लेस कर दिया हमने आर से। उसके बाद नेक्स्ट फॉर रेडियस की बात करें तो रेडियस को आप ई चार्ज टू मास रेशियो वाला फार्मूला यूज करना है, 2v/b² r²। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस
रेडियस कैलकुलेट करने के बाद देखें ये तमाम के तमाम कैलकुलेशन आपके सामने मौजूद हैं। ये आर स्क्वायर फाइंड किया हम लोगों ने, फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो क्या आएगी 2.222 मीटर आपके सामने आ जाएगी। इस रेडियस की वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, आप इक्वेशन 1 को फिर किस तरह वैल्यू दोबारा से लिखने के बाद अब आर की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है वो इसके अंदर पुट कर दें। आपने आर की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी 2.222 की थी वो इसमें पुट की, बी और बाकी जितने भी पैरामीटर्स थे ऑलरेडी गिवन थे, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि स्पॉट की मूवमेंट क्या होगी 2.5 मिलीमीटर्स के बराबर होगी आपके। उसके बाद प्रॉब्लम 14.7 है। 14.7 में क्या कह रहा है कि टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स। लेट्स सी, ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के ऊपर आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वो है नियर अबाउट 220 और दो प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है आपका वो नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर आपको गिवन दे दिया गया। देन क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू आपके पास 5 एक्सपोनेंट -3 वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर है, और एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब यानी कि मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इन प्लेट्स के दरमियान में से मूव करेगा तो उसकी आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है कि वो क्या होगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो डाटा सबसे पहले बना लेते हैं। डी गिवन था 0.05 मीटर है, वोल्टेज की वैल्यू 220, बी एंड एंगल 90 परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा था, इसलिए हम थीटा को 90 यूज करेंगे यहाँ पे। चार्ज की वैल्यू, चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है या प्रोटॉन की बात अगर चार्ज की कर रहे हैं हम लोग, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का यूनो कि 1.6 एक कांस्टेंट वैल्यू जो आपने मेमोराइज करनी है, और चार्ज के जो है वो इलेक्ट्रॉन था उसका मास भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। वेलोसिटी आपने क्या करनी है कैलकुलेट। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं डाटा के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। आपने इन दोनों को इस तरह एडजस्ट करना है कि दो फोर्सेस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, एंड बीम पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली दो प्लेट्स के दरमियान आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा। आपने पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह का सेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करेंगे। जैसे ये कैंसिल करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन बीम वहां से क्या कर सकेगी, पास कर सकेगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर एक दूसरे के इफेक्ट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम से क्या होगा, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, एक रेडियल पाथ में मूव करेगा। तो आपने वोल्टेज की सेटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, नलिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कैसे किया हुआ है। सो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हमने बैलेंस करना है। तो बट कैसे बैलेंस करना है वो मैंने आपके सामने बताया कि आपने वोल्टेज जो प्लेट्स को आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सेटिंग की मदद से, और वो वोल्टेज आपने जो प्रोवाइड की वो 900 वोल्ट पे, और 900 वोल्ट उन दो प्लेट्स के लिए इस तरह का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो है वो QVB है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का फार्मूला QE के बराबर है यहाँ, बट V जो होता है आपके पास वो है E/B। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो बन जाएगी। ये कैसे होगा आपके पास, आप एक पॉइंटर की मदद से देख लें। यहाँ पे ये आपका Q जो है वो Q से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपने V मालूम करना है तो B मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो E/B ये इक्वेशन 1 इस तरह से हमने एक्सप्रेस की। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो के
ये क्या होता है, वोल्टेज और डिस्टेंस की रेशियो होती है। तो इस इक्वेशन 1 के अंदर यही एक्सप्रेशन हम यूज कर लेंगे कि E पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। E तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो आपने प्लेट्स के दरमियान अप्लाई किया था वो 220 वोल्ट था एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 5 सेंटीमीटर था, दैट इज इन मीटर 0.05 बनता है आपका। कैलकुलेट करेंगे तो E की वैल्यू 4400 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। इस E की वैल्यू को और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो गिवन थी आपको उसमें पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए फार्मूले में आपने वैल्यूज सिंपल सब्स्टिट्यूट किए तो इस तरह का आंसर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में 14.3 है, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी क्या है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पेयर। वो कह रहा है आपसे कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उससे एयर के अंदर, यहाँ यूं समझते हैं ऐसे करके, एयर के अंदर इससे 0.1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर यानी कि रेडियस अगर इतना हो तो उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या बन रही होगी, बट वाइल जो है करंट जो उस कंडक्टर में से पास कर रहा है वो 6.5 एम्पियर का करंट उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। तो लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं इसको। द नेक्स्ट पॉइंट उसने ये भी कहा हुआ आपसे, कैलकुलेट द फोर्स पर मीटर ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर। फिर अगेन सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि एक और कंडक्टर उसमें से 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। अब पहले कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे की फोर्स कितनी अप्लाई हुई ये कैलकुलेट करना है। थर्ड वन जो टास्क होगा आपका, विल द वायर्स अट्रैक्ट और रिपल इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द टू वायर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या वायर्स, ये दो जो कंडक्टर्स आपके सामने मैंने प्लेस किए हुए हैं, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, आपने ये बताना है। तो क्यों ना हम इस केस को डिस्कस कर लेते हैं, ये थर्ड वन पहले। तो थर्ड वन केस में आप याद रखिएगा कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो क्या कर जाएंगे, रिपल करना शुरू कर देंगे। इन डिटेल हम मजीद आगे भी देखेंगे, तो पहले इसका पार्ट 1 कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू सच कंडक्टर्स इज यूज्ड टू डिफाइन एम्पेयर, और एम्पेयर को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी डायग्राम में दो कंडक्टर्स मैंने आपको दिखा दिए। आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर क्लियरली कि करंट की डायरेक्शन दोनों के अंदर क्या हो रही है। I1 देखें अपवर्ड मूव कर रहा है, I2 की बात करें तो ये भी अपवर्ड मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। जब दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा आप लोगों का, देखें दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ फोर्सेज रिपल करती हुई नजर आ रही हैं और दोनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कैपिटल स्मॉल r से डिनोट किया गया। अब जो सबसे पहला फार्मूला यूज करेंगे वो आपने क्या करना था, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। तो B के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। और फोर्स के लिए चूंकि कंडक्टर 1 की वजह से दूसरे के ऊपर फोर्स लग रही है तो F इज इक्वल टू I2 डेल्टा L B का इस्तेमाल करेंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए डेल्टा L को वहाँ डिवाइड कर देंगे और B की वो वैल्यू इसमें पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इसका सोल्यूशन। सबसे पहले डेटा देख रहे हैं, बी फाइंड आउट करना है, रेडियस 0.1 मीटर दूरी के ऊपर एयर के अंदर करना था, करंट पहले कंडक्टर में से जो गुजर रहा था वो 6.5 एम्पियर का करंट था। म्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, मेमोराइज कर लें अच्छे तरीके से, 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7। फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट मीटर आपने पहले कैलकुलेट करनी है ये भी। फिर I2 जब दूसरे कंडक्टर की बात हो रही है कि उसमें से 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा था, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, एयर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सिंपल म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई और फार्मूला यूज करके म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, I1 की वैल्यूज और 2 पाई और r की वैल्यूज प्लेस करनी है आप लोगों ने। तो आपके पास P1 कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 13 एक्सपोनेंट माइनस 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
फोर्स पर यूनिट पर मीटर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला वही म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर यूज करना आप लोगों ने। देन फोर्स पर यूनिट मीटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7 है। I1 की वैल्यू 6.5, I2 की वैल्यू जो है आपके पास 3 है और 2 पाई आर है। देन आपके पास ये फार्मूला जो है फोर्स पर यूनिट मीटर के लिए, आप एक कंडक्टर दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो आपने ये फार्मूला याद रखना, F इज इक्वल टू आई बी एल जो है ये पर यूनिट लेंथ है, तो इसको वहां जाके क्या करते हैं आप डिवाइड करते हैं, और लेंथ आपको 1 मीटर दिया गया है तो ये चले पहले लेंथ लिख देते हैं हम लोग। ये क्या रह गया आपके पास, आई बी रह गया। और ये बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो करंट, ये जो करंट है वो सेकंड कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, और ये बी जो है ड्यू टू करंट क्या होगा, कंडक्टर 1 होगा, यानी कि उसके आई के लिहाज से। और इस बी की वैल्यू आपके पास ये फार्मूला गिवन है, ये वाली वैल्यू आप इसमें प्लेस करें तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका ये। तो इस तरह से आप इस कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो एफ यूनिट फोर्स पर यूनिट मीटर तो आपके पास 39 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट वेदर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, वेदर कंडक्टर्स रिपल और अट्रैक्ट। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट्स आर अपोजिट देन दे विल रिपल ईच अदर बिकॉज बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो क्या होगी, एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देंगे, और सेम डायरेक्शन में हमेशा वो क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। एम्पेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट वन एम्पेयर करंट as the current which when flowing in each of the two infinitely long parallel conductors situated in vacuum and separated 1 meter between the center produces on each conductor force of 2 exponent minus 7 Newton per meter length। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो कंडक्टर्स इनफाइनाइट लेंथ हैं, उनके दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस है, और एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अगर उसका मैग्नीट्यूड 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 न्यूटन होगा पर यूनिट मीटर, तो देन वो जो है करंट फ्लो कर रहा होगा उनको कंडक्टर में से, वो क्या होगा, वो 1 एम्पेयर के बराबर होगा। तो ये फार्मूला है फोर्स पर यूनिट मीटर के लिए, और यहाँ वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2 माइनस 7। प्रॉब्लम 14.5 है आपके पास, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनसाइड अ टोराइड अ फील्ड ऑफ 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, टोराइड का रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन दिया गया है, और नंबर ऑफ टर्न्स n जो है आपके पास 300 है। फाइंड द करंट। टोराइड के लिए फार्मूला हमने टॉपिक पढ़ा था, फार्मूला आप लोग को याद होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो सिंपल आपने क्या करना है, इफ अ टोराइड इज बाउंड ऑन एन आयरन कोर। अब देखिए पहले तो आपने सिंपल उसको बाउंड अप किया हुआ था, लेकिन अगर उसके अंदर आप एक आयरन कोर भी पर जिसकी परमेबिलिटी जो है 300 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस थी। इससे पहले केस के अंदर क्लास, ये वाला जो केस है आपका, इसमें फ्री स्पेस की का केस है, यानी कि टोराइड के लिए सिंपल जो कांस्टेंट आप लेंगे वो म्यू नॉट लेंगे, बट इस केस के अंदर आपका जो ये परमेबिलिटी वो 300 टाइम्स है, यानी कि 300 म्यू नॉट। इस दफा सेकंड केस के लिए आपने क्या करना है, प्लेस करना है उसकी जगह, तो आपने बी फाइंड करना है, और कह रहा है कि बी में कितना चेंज आएगा ये कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम के अंदर 14.5 में। ये टोराइड है, आप देख सकते हैं, रेडियस आपका गिवन है, रेडियस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये देखें यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक जो आपका आर्बिट्रेरी पाथ होता है, जो आपने एक इमेजिनरी सर्कल कंसीडर किया हुआ, वहाँ तक का फासला जो है वो आपका आर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपने इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स लगाई हुई है, ये वाली नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 300 टर्न्स है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है हमारे सोल्यूशन। सबसे पहले डेटा है, बी की वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास, रेडियस सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स 300 है, करंट मालूम करना आपने पहले केस में। अगर आयरन आपके पास कोर होगी उसकी वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपके पास, ये कैलकुलेट करना है।
सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर करंट की बात करें तो बी नॉट म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर टोराइड के लिए सिंपल सा फार्मूला है। आई यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज प्लेस करने के बाद, तो आई का जो आंसर होगा वो आपके पास स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, तो ये आपके पास 5 एम्पेयर का करंट आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट 5 एम्पेयर करंट के बाद आयरन कोर की बात करेंगे। आयरन कोर के लिए सेम वही फार्मूला है, बस म्यू नॉट, पहले म्यू नॉट था, यहाँ म्यू आयरन है। म्यू नॉट जो है स्पेस के लिए इस्तेमाल होता था, जब आपके कोर जो है अगर आयरन स्पेस से रिप्लेस करके आयरन रख देंगे उस टोराइड के अंदर, तो उसके लिए फार्मूला सिंपल म्यू नॉट के बजाय म्यू आयरन हो जाएगा। तो म्यू आयरन की वैल्यू 300 म्यू नॉट टाइम्स आई है, बाकी सेम वही कैलकुलेशंस हैं, तो आपका ये 300 टाइम बी नॉट हो जाएगा, यानी कि स्पेस में जो वैल्यू है उसका 300 टाइम्स ये आंसर आ जाएगा आपके पास। उसमें वैल्यूज पुट की तो 0.6 वेबर पर मीटर पर स्क्वायर आ गया। तो वो इससे पहले वाला आपने देखा था, और ये जो है आपके सामने इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो ऐसा टोराइड है जिसके अंदर जो कोर है वो क्या है, आपकी आयरन की बनी हुई है, ये जो मौजूद है आपके पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14.13 है, कह रहे हैं करंट इन अ कॉइल ऑफ 325 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे देंगे ये, बट इस कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 6.382 2 एम्पेयर, मींस डेल्टा आई है जो 6.32 एम्पेयर है। इससे करंट चेंज करेंगे, ऑब्वियसली उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा हो रहा है, वो है 8.64 एक्सपोनेंट -4 वेबर। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, आपने उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी, ये कॉइल है, आप यहाँ से करंट को चेंज कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं, तकरीबन 6.32 एम्पेयर का करंट के चेंज करने से जब कॉइल में से करंट पास चेंज हो रहा होता है तो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से बैक ईएमएफ पैदा होती है, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। ये सारा जो है, नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको गिवन है। डेटा की तरफ बढ़ते हैं। अगेन नंबर ऑफ टर्न्स 325, डेल्टा एन 6.32 है, फ्लक्स चेंज जो है 8.4 एक्सपोनेंट -5 से लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल का जो फार्मूला था हमारे पास, EMF expression according to definition of self induction E is equal to induced EMF minus L del I upon del T। तो EMF एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या था, वो आपके पास E इज इक्वल टू -n del phi अपॉन del T था। इन दो इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके पास जो है L del I इज इक्वल टू n del phi हो जाएगा। आपने कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस करनी है, मींस L कैलकुलेट करना है, तो del I को डिवाइड करवा दें और इसके अंदर वैल्यूज प्लेस करेंगे, तो L की वैल्यू आपके पास 0.435 हेनरी आ जाएगा। और मिली हेनरी में करनी है अगर आपने ये वैल्यूज, तो आपने क्या करना है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 43.5 मिली हेनरी आपका ये आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम 14.12 है उसके बाद, इन आयरन कोर सोलिनॉइड विद 400 टर्न्स हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सोलिनॉइड की बात हो रही है, सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दी गई है, एरिया भी उसका दिया गया है, करंट उसमें जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर का। ईएमएफ आपने जो इंड्यूस्ड होगी उसमें, जब करंट को 0.1 सेकंड के हिसाब से आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, मींस करंट को चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड, और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, ये दोनों चीजें आपने मालूम करनी है। तो ये कोर, आयरन कोर के ऊपर आपने कॉइल को बाउंड अप कर दिया है, बाउंड करने के बाद ये एक इंडक्टर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नंबर ऑफ टर्न्स 400 है इसकी।
इसका एरिया जो है कॉइल का वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। करंट इसमें से जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, 2 एम्पेयर का करंट हो रहा है। बट इसे स्विचिंग कर रहे हैं 0.1 सेकंड के, मीन्स चेंज कर रहे हैं, कभी ऑन ऑफ कर रहे हैं इसमें से। मीन्स जब ऑन ऑफ करेंगे करंट क्या हो रहा है, चेंज होगा। करंट चेंज होने से क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वैल्यू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ईएमएफ, बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा था उसमें मालूम करना, और इसकी इंडक्टेंस भी कैलकुलेट करनी है आप लोगों ने। इंडक्टर के सॉल्यूशन में कोई नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगेन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा देखें 4 cm स्क्वायर है। तो 4 cm स्क्वायर से क्या मुराद है, 4 cm मल्टीप्लाई बाय cm है। तो आपके पास 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 पे डिवाइड करते हैं, बट हेयर एरिया के केस के अंदर सिर्फ 1 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि 2 सेंटीमीटर को अगेन 100 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा आपने 100 पे इसको नंबर को डिवाइड करेंगे तो एरिया आपके पास 0.0004 आ जाएगा। डेल्टा आई की वैल्यू आपके पास 2 एम्पेयर है, बी की वैल्यू आपके पास 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। डेल्टा टी कितने टाइम के लिए से स्विचिंग करवा रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स, तो इट इज ओनली 0.1 सेकेंड। तो ई आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे इससे मुराद है मालूम करना, और सेल्फ इंडक्टेंस उसकी फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट आपके पास इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ईएमएफ क्या है, फार्मूला n डेल फाई अपॉन डेल टी है। आपने सिंपल क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल्टा फाई मौजूद नहीं है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। आपके पास n और डेल्टा टी मौजूद है, और डेल फाई के लिए आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, डेल फाई जो बी डॉट एरिया होता है आपके पास, बी और एरिया दोनों गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कॉइल का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, दोनों को मल्टीप्लाई करें, डेल फाई आ गया। इक्वेशन 1 को यूज कर लें तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास 0.8 वोल्ट आ जाएगी। इंडक्टेंस, उस इंडक्टर की इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर सेल्फ इंडक्टेंस एल को कैसे फाइंड करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला सिंपल यूज किया, ये एल डेल आई अपॉन डेल टी। एल कैलकुलेट करना है, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें गिवन है, तो और सिंप्लीफाई करेंगे 0.04 हेनरी आ जाएगा। मिली हेनरी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 40 मिली हेनरी आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। फोर्टीन पॉइंट 10 प्रॉब्लम आपके पास, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉइल इफ अ करंट चेंज ऑफ 6 एम्पीयर इन वन कॉइल। प्राइमरी करंट आपको दे दिया गया डेल्टा आई पी, वो 6 एम्पीयर का है, और सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स जो है वो आपके पास 2000 टर्न्स हैं, एन एस गिवन है, और चेंज बाय 12 मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस एम कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज कर रहे हैं 6 एम्पीयर के लिहाज से, तो आपके सेकंड कॉइल की टर्न्स दे दी गई हैं और उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो आपने वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दो कॉइल के दरमियान है, एबिलिटी ऑफ द कॉइल है, जितना वो कितना वोल्टेज इंड्यूस कर पाएगी, वो कैलकुलेट करना है आप लोगों ने। तो डेल्टा में सबसे पहले डेल्टा आई पी गिवन है, डेल्टा फाई एस वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा था इस करंट के चेंज करने से वो गिवन है, एन एस की वैल्यू गिवन है, एम फाइंड आउट करना है। तो एम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ईएमएफ एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन माइनस ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एम डेल आई पी अपॉन डेल टी है, और फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, एन एस डेल फाई अपॉन डेल टी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये होता है, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट को और फैराडेज लॉ के कंसेप्ट को बोथ को यूटिलाइज करते हुए आप क्या कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे देख लें, अगर डेल फाई डेल टी से कैंसिल तो एम डेल आई पी रह जाएगा और एम डेल फाई एस रह जाएगा। यहाँ से एम कैलकुलेट करें, डेल आई पी मल्टीप्लाई करें, यहाँ के डिवाइड होगा, इनमें आप वैल्यूज प्लेस करें तो आपके पास एम की वैल्यू 0.4 हेनरी, मिली हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 400 मिली हेनरी आपके पास आ। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14.11 है आपका,
आपके पास EMF 45 मिली वोल्ट है इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ 500 टर्न्स व्हेन द करंट इन द नाइपिंग कॉइल चेंज फ्रॉम 10 एम्पीयर टू 4 एम्पीयर इन 0.2 सेकंड। अगेन म्यूचुअल इंडक्शन का ही फार्मूला है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मालूम करनी है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी मालूम करना है सेकेंडरी कॉइल के अंदर आप लोगों ने। तो डाटा के अंदर देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको 45 मिली वोल्ट है, मिली को चेंज करने के लिए वोल्ट के अंदर सिंपल 1000 पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 500 टर्न्स गिवन थी। प्राइमरी करंट जो चेंज कर रहे थे कॉइल के अंदर वो 4 एम्पेयर से 10 एम्पेयर जा रहा था। मीन्स 10 में से आप 4 एम्पेयर माइनस 10 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपल 6 एम्पेयर रह जाएगा। टाइम कितने के अंदर ये सब प्रोसेस हो रहा था आपका, सिर्फ सिंपल 0.2 सेकंड के अंदर ये सिलसिला हो रहा था आपका। म्यूचुअल इंडक्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए सिंपल इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला यूज किया हम लोगों ने, m del I अपॉन del t, और तमाम की तमाम वैल्यूज आपको गिवन है। सिंपल यहाँ पे फैराडेज लॉ से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैल्यूज प्लेस करें, आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास आ जाएगी। हेनरी में आया आंसर, मिली हेनरी में अगेन कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 मिली हेनरी आ जाएगा आपके पास। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए आपको फैराडेज लॉ यूज करना पड़ेगा, ES NS del phi अपॉन del S। ES और NS गिवन है, del phi S अपॉन del T तो हमारा फोकस है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो आपने सिंपल क्या किया, NS को वहाँ डिवाइड करवा दिया, वैल्यूज प्लेस कर दी सिंपल, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 9 एक्सपोनेंट -5 वेबर्स पर सेकेंड आ चुका है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जूम सेशन के अंदर आप इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।